सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को संगीता श्रीवास्तव और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। नमस्कार। मौसम कहीं कहीं बड़ा सुहावना हो गया है संगीता आजकल, है कि नहीं? हाँ हाँ, है ना? बादल भी छा रहे हैं थोड़े देख के खुशी हो जाती है। खुशी हो जाती है भाई, बारिश जो पानी है वो भी बरस जाता है खुश होकर, तो उसका आनंद तो आता ही है। और खास दिन जब होता है और हम अपने साथियों से जब मिलते हैं तो हमारा भी जो आनंद है दुगना हो जाता है ना जी। किसी खास तिथि की बात हो, जैसे कल वीर सावरकर जी का जन्मदिन है, हाँ। जन्म जयंती मनाया जाएगा, और वहीं आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि है जी, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे, है ना? जी। 14 नवंबर 1889 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ब्रिटिश भारत के इलाहाबाद शहर में जन्मे और 1919 में महात्मा गांधी के संपर्क में आए। महात्मा गांधी के विचारों से बहुत प्रभावित थे वो। 1920-22 के असहयोग आंदोलन से पंडित नेहरू जुड़े और 1924 में इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष भी चुने गए और अपनी सेवाएं भी दी। उसके बाद जी, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव के रूप में भी अपनी सेवाएं उन्होंने दी और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े रहे और बहुत सारी जगहों पर उन्होंने सक्रियता से काम किया और देश की आज़ादी में उनका जो योगदान है हम सब याद करते ही हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रहे और इस कारण उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। 1945 में रिहा कर दिए गए और फिर जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो आप हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने। जी, और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी योजनाएं भी चलाई, देश को दी, जिसमें योजना आयोग का भी गठन किया गया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए भी कार्य किया गया, पंचवर्षीय योजनाओं को भी विस्तार उन्होंने दिया। बिल्कुल, विदेश नीति की तरफ भी बहुत उन्होंने काम किया। एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद के विरोध में गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया। जवाहरलाल नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में भी मध्यस्थता की, बहुत दूरदृष्टि थी उनकी। जी, और 1955 में उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। पंडित नेहरू एक उच्च कोटि के लेखक भी थे। उनकी जो बहुत सारी पुस्तकें हैं उनमें डिस्कवरी ऑफ इंडिया को हम खास जानते हैं, हाँ, बहुत ही प्रसिद्ध है। और उनकी आत्मकथा मेरी कहानी में उन्होंने हाँ, जीवन के संघर्ष की कहानी को बड़े सरल तरीके से व्यक्त किया है। और इन तमाम पुस्तकों के अलावा उन्होंने कई व्याख्यान दिए। उनके लेख और पत्र भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। जवाहरलाल नेहरू वांग्मय नामक ग्रंथमाला का प्रकाशन अंग्रेजी और हिंदी भाषा में किया गया। जी, और बहुत सारी किताबें भी हैं जो उन्होंने जेल में रहने के दरमियान भी लिखी थी और वैसे भी लिखी। हाँ, वैसे भी बहुत सारी किताबें लिखी। तो 1929 में जो प्रकाशित हुई वो पिता के पत्र पुत्री के नाम, ये जेल से जो उन्होंने इंदिरा गांधी जी के लिए पत्र लिखे थे उसका संकलन है। विश्व इतिहास की झलक 2 खंडों में है, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। 1933 में लिखी मेरी कहानी, जैसा हमने पहले बताया, वो बहुत प्रसिद्ध है। भारत की खोज और राजनीति से दूर इतिहास के महापुरुष, राष्ट्रपिता और जवाहरलाल नेहरू वांग्मय 11 खंडों में है। तो इस तरह से उनका लेखन जो है वो भी हमारे बीच में है। और उनकी पत्नी कमला नेहरू जी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहुत ही करीबी थी और साथ ही साथ जो ये आंदोलन वगैरह चला करते थे उस वक्त वो भी बिल्कुल साथ साथ रहती थी। और या तो यूं कहें कि उनका जो पूरा परिवार ही था, नेहरू जी सभी लोग देश के लिए आंदोलन में देश के लिए कार्यरत थे। 27 मई 1964 को दिल का दौरा पड़ने से आप हमारे बीच से विदा ले चुके और हमारा देश उन्हें बराबर याद करता है क्योंकि प्रथम प्रधानमंत्री और देश के विकास की जितनी योजनाएं थी, एक कहना चाहिए ना, स्वतंत्र भारत को एक विकास की सीढ़ी पर आगे ले जाना, उसको एक नई ऊंचाई देना, ये उनका काम था और उन्होंने बड़ी बखूबी उसको दिया, अंजाम भी दिया। और 14 नवंबर को जन्म हुआ उनका था, तो 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। बच्चे चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं।
और संगीता, हम लोग हाँ। वीर सावरकर जी के जन्म जयंती कल है, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन और भी विषय हैं जो जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं ना। जी बिल्कुल। आज हम बात करेंगे बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो लोकगीत को गाया करती थी गुरमीत बावा के लिए बात करेंगे। जी हाँ जी। और जीवन से जुड़ी बात अगर करें तो व्यंजन विधि का दिन है, तो व्यंजन भी बताएंगे, वहीं पर प्लास्टिक से होने वाले जो नुकसान हैं उनकी थोड़ी चर्चा करेंगे और आगे बढ़ते हैं, लेकिन गीत सुनते हैं फिर आगे की बातें करेंगे ना। जी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, मेहरबानी आपकी। हम तो इस काबिल न थे, हम तो इस काबिल न थे, हम तो इस काबिल न थे। है कदरदानी आपकी, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया। आज हमने दिल के बदले आपको दिल दे दिया। आज हमने दिल के बदले आपको दिल दे दिया। इस इनायत, इस नवाजिश, इस करम का शुक्रिया हमने भी दिल में छुपा ली। ये निशानी आपकी, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया। आप मिल जाए तो फिर दुनिया में कोई गम नहीं। आप मिल जाए तो फिर दुनिया में कोई गम नहीं। क्यों न मिल जाए कि पूरब और पश्चिम हम नहीं। बन गया मेरा फसाना अब कहानी आपकी, मेहरबानी आपकी। हम तो इस काबिल न थे, है कदरदानी आपकी, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया। तो भाई क्या कहना चाह रही हो, बताओ। हाँ, मैं ये कह रही थी कि स्वतंत्र वीर सावरकर जी की जयंती है कल जी। और आज हम उनके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल, जी। विनायक दामोदर सावरकर को हम वीर सावरकर के नाम से भी जानते हैं, सभी जानते हैं। स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को नासिक के पास भगुर गांव में हुआ। जी। उनके पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर और माताजी का नाम राधाबाई था। हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीतिक विचारधारा को विकसित करने का श्रेय बहुत हद तक विनायक दामोदर सावरकर जी को जाता है। जी। और मातृभूमि तेरे चरणों में पहले ही मैं अपना मन अर्पित कर चुका हूँ। देश सेवा ही ईश्वर सेवा है, ये मानकर मैंने तेरी सेवा के माध्यम से भगवान की सेवा की। ऐसा वो कहते हैं, ऐसा वो लिखते हैं। बिल्कुल। और
नव युवकों को उन्होंने संगठित किया था, मित्र मेलों का आयोजन किया, क्रांति की भावना का संचार किया। वीर सावरकर की पत्नी का नाम था यमुनाबाई, जिनके अंदर भी बहुत मातृभूमि के लिए अगाध प्रेम था। आपने 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत जो है वो कॉलेज में क्रांतिकारी भाषण हो या विदेशी मतलब भाईचारे का कॉलेज में क्रांतिकारी भाषण देना हो या विदेशी वस्त्रों की होली जलाना हो या फिर समाज सेवा संबंधी कुछ भी हो, विनायक दामोदर सावरकर ने बड़ी शिद्दत से उसमें भाग लिया और उनके साथ देश विदेश के युवा क्रांतिकारी शामिल होते चले गए और इस तरह से उन्होंने एक कहना चाहिए ना नेतृत्व किया युवाओं का। और सावरकर के लिखे लेख इंडियन सोशलिस्ट, तलवार और युगांतर जैसी पत्रिकाओं में छपे और 10 मई 1907 को आपने इंडिया हाउस लंदन में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती मनाई। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक आपने लिखी 1908 में। जी, और 1909 में विनायक दामोदर सावरकर ने लंदन से वकालत की परीक्षा पास की। लंदन में इंडिया हाउस में रहने और सभी छात्रों को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने के साथ साथ फ्री इंडिया सोसाइटी का भी उन्होंने निर्माण किया, जहां वो भारतीयों को देश की स्वतंत्रता के लिए आगे आने का आग्रह करते थे। और 1857 की क्रांति के बारे में उन्होंने गहन अध्ययन भी किया था। लंदन में उनकी मुलाकात लाला हरदयाल से भी हुई। मदन लाल झिंगरा द्वारा विलियम हट कर्जन वाइली को मारे जाने के बाद उन्होंने लंदन टाइम्स में एक लेख भी लिखा था। 1910 को उन्हें लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया। MS मोरिया नामक जहाज से भारत ले जाते समय वो जहाज से निकलकर भागने में कामयाब रहे। बहुत सारे इसके बारे में किस्से भी हैं। लेकिन बाद में उन्हें गिरफ्तार कर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और उन पर अभियोग भी लगाए गए, जिसमें कलेक्टर जैक्सन हत्या षड्यंत्र केस भी था। काला पानी की सजा के तहत उन्हें पोर्ट ब्लेयर की सेक्युलर जेल में भेज दिया गया। जी, और भारत माता के जो भी स्वाधीन कराने के लिए जो भी लोग थे वो यहाँ की जो लिए थे स्वाधीनता के लिए प्रतिबद्ध, और कई देशभक्त सजा काट रहे थे। यहाँ सावरकर ने भली भांति जानते थे वो कि जेल में रहकर क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम नहीं दिया जा सकता, तो इसके लिए जेल से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होगा। तो उन्होंने जेल के किसी कानून को नहीं तोड़ा, जेल के नियमों का सारा पालन किया, बहुत सारा परिश्रम किया। कैदियों के साथ उन्हें जहाँ रखा गया वहाँ रहे और मतलब जो कहते हैं ना सशक्त कारावास जो होता है, जैसे बंजर जमीन जोतना, कोल्हू में बैल की तरह लग जाना, कटीली बाढ़ का भी उन्होंने काम किया, मतलब बहुत सारे काम किए, कोड़े भी खाए उन्होंने और फिर उनके बदन भी छलनी हो जाते थे, भरपेट खाने को नहीं मिलता था। तो इस तरह से अंडमान निकोबार की जेल में नारियल छीलने से लेकर साफ सफाई के काम तक में उन्होंने पूरी शिद्दत से अपना हिस्सा लिया। अच्छा व्यवहार, अनुशासन, ये सभी विनायक दामोदर सावरकर ने नियमानुसार किया। तो फिर इस तरह से 1920 में कुछ शर्तों के साथ उन्हें रिहा कर दिया गया। जी, और फिर उसके बाद वो स्वदेश लौटे। उसके बाद अन्य क्रांतिकारी गतिविधियों में भी किसी न किसी तरह से शामिल रहे। 3 साल की लौटने के बाद भी फिर उनको 3 साल की फिर से सजा हुई और 6 बार अखिल भारतीय बाद में हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी चुने गए। भारत माता की स्वतंत्रता का स्वप्न साकार होते वीर सावरकर ने देखा जो उनके जीवन का कह सकते हैं कि लक्ष्य था। भारत के महान क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर का राजनीतिक दर्शन तर्कवाद, प्रत्यक्षवाद, मानवतावाद, सार्वभौमिकता, व्यावहारिकता, यथार्थवाद से प्रेरित था। उन्होंने हिंदुत्व का शब्द गढ़ा। उनका तर्क उनकी बुद्धिमत्ता का परिचायक था जो रूढ़िवादी विचारधारा से बहुत दूर था। 26 जनवरी 1966 को महान क्रांतिकारी और ये सेनानी सावरकर ने आखिरी सांसें ली। जी, और हम उन्हें शत शत नमन करते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं। जी, और अब वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का।
तो संगीता भाई अभी हाँ। तो कार्यक्रम में हम फिर हाजिर हो गए, क्योंकि अभी तो समय है और बहुत सारे अच्छे अच्छे गीत सुनवाने हैं। गुरमीत बाबा जी के बारे में बात करनी है और व्यंजन भी बताएंगे। तो हमारे साथी तो तैयार होंगे कागज कलम लेकर, लेकिन फिलहाल गीत सुन लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा, सफर एक उम्र का पल में तमाम कर लूंगा। नजर मिलाई तो पूछूंगा इश्क का अंजाम, नजर मिलाई तो पूछूंगा इश्क का अंजाम, नजर झुकाई तो खाली सलाम कर लूंगा, नजर झुकाई तो खाली सलाम कर लूंगा, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा। जहान दिल पे हुकूमत तुम्हें मुबारक हो, जहान दिल पे हुकूमत तुम्हें मुबारक हो, रही शिकस्त तो वो अपने नाम कर लूंगा, रही शिकस्त तो वो अपने नाम कर लूंगा, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा, सफर एक उम्र का पल में तमाम कर लूंगा। जी, सुनहरे गीत, अच्छे गीत कैसे मन को आकर्षित करते हैं जी। और लोक संगीत में भी बड़ा प्यार होता है, प्यार होता है, मिठास होती है, और जो मिट्टी से जुड़ी हुई बात होती है उसकी खुशबू ही अलग होती है, है ना? उसमें जो वाद्य इस्तेमाल होते हैं वो भी बड़े अलग होते हैं। बिल्कुल सही बात है, पैर तो थिरकते ही हैं, मन भी झूम उठता है, और इन गीतों का अपना मजा है, उन गीतों का अपना नशा है, तो सबकी जरूरत तो पड़ती है ना। और फिर अगर कहीं लोकगीत की बात हो और कहीं पंजाबी लोकगीत हो तो फिर क्या बात है, सोने पर सुहागा है जी। और इसीलिए तो आज हम लेकर हाजिर हैं गुरमीत बाबा जी के बारे में। उन्हें हम गुरमीत कौर के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म 18 फरवरी 1944 को पंजाब के कोठे नामक गांव में हुआ, जो अब जिला गुरदासपुर में आता है। पिता का नाम सरदार ऊधम सिंह और माता का नाम राम कौर था। जी, जब गुरमीत 2 साल की थी तब इनकी माता का देहांत हो गया। तो इनकी जिंदगी यकीनन कह सकते हैं कि आसान तो नहीं थी। घर के बाहर जाना, फिर इसकी इजाजत नहीं होती थी, या फिर जाएं तो फिर किसी बड़े के साथ जाएं,
तो लड़कियों को इतनी छूट भी नहीं थी। ऐसे में गुरमीत जी ने जूनियर बेसिक ट्रेनिंग एग्जाम को पास किया और उस क्षेत्र की पहली महिला शिक्षिका बनी। संगीत के प्रति, गायन के प्रति उनकी रुचि थी। 1968 तक उन्होंने इस दिशा में अपने करियर को काफी आगे बढ़ा लिया और पंजाबी लोक गायन के क्षेत्र में काफी नाम हासिल भी उन्होंने कर लिया इस समय तक। बिल्कुल एक अलग ही पहचान है उनकी। हाँ। उनके गीतों और गायन में कई पारंपरिक वाद्य होते थे, जिनमें कह सकते हैं चिमटा, ढोलकी, तुम्बी, अलगोजा और कई बार मतलब इन सब का प्रयोग करती थी। तो जो कहते हैं ना, बिल्कुल जो कहते हैं कि ओरिजिनलिटी होती है, मौलिकता बनी रहती है जी। उन्होंने कई बार देश और विदेशों में अपने कार्यक्रम को मंच पर प्रस्तुत किया और लोकप्रियता हासिल की। वो कहती थी, मैं जट्टी पंजाब दी मेरी नरगिस वर्गिस आंख। हाँ, नरगिस वर्गी आंख। नरगिस वर्गी आंख। हाँ, इतनी खूबसूरत आंखें। बिल्कुल। तो भाई ये तो बात है ना। और अगर ऐसे अगर आदमी खुश रहता है कि मेरी नरगिस वर्गी आंख, तो फिर वो भाव आ भी जाता है आंखों में और आदमी अच्छा भी लगता है। हाँ। फिल्मों की नगरी मुंबई, यूएसएसआर, जापान, थाईलैंड और बहुत सारे जगहों में जाकर उन्होंने अपनी इन आंखों का जादू फैलाया। जी, और 45 सेकंड की लंबी तान के लिए जानी जाती थी, इसलिए इन्हें लंबी हैक दी मलिका भी कहा जाता है। और दूरदर्शन पे आपने गायन प्रस्तुत किया इन्होंने अपना, और पहली पंजाबी महिला गायिका दूरदर्शन पर गाने वाली बनी। कुछ प्रसिद्ध गीत उनके थे, जिनमें जुगनी, गोरियन जो पंजाब शादी के गीत है ना। हाँ, शादी में जो गाया जाता है, और मिर्जा, ये प्रसिद्ध बहुत है। प्रसिद्ध है, सही हाँ। बात है। और उनके पति का नाम किरपाल बावा। आप भी पंजाब के जाने माने लोक गायक हैं। गुरमीत की 3 बेटियां हैं, जिनमें वे 2 जानी मानी पंजाब लोक गायिका हैं, जिन्हें बाबा सिस्टर्स भी कहते हैं। हाँ। और ये आकाशवाणी की भी हमारी श्रेणीबद्ध कलाकार थी, स्वर परीक्षा दी हुई, और लगातार वहाँ पे इनके गाने रिकॉर्ड होते थे, प्रसारित होते थे और होते हैं अभी भी। जी। संगीत पुरस्कार इन्हें दिया गया, पंजाब नाटक अकादमी पुरस्कार जो पंजाब सरकार के द्वारा दिया गया, और देवी अहिल्या अवार्ड जो नेशनल लेवल पे था वो भी दिया गया। शिरोमणि गायिका अवार्ड से भी इन्हें नवाजा गया। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से आप सम्मानित थी। जनवरी 2022 को पद्म भूषण पुरस्कार से आपको नवाजा गया, जिसमें उनकी सुपुत्री ग्लोरी ने भारत के महामहिम राष्ट्रपति से इसे ग्रहण किया। और 21 नवंबर 2021 को सुप्रसिद्ध लोक गायिका गुरमीत बावा ने अंतिम सांसें ली। जी, और इस तरह से उन्होंने जो लोक गायकी का एक जो खूबसूरत सा सफर था वो तय किया। और साथ ही साथ जो अलगोजा की बात आपने की रेणु जी, ये बहुत ही सुंदर वाद्य होता है, जिसे बजाना भी अपने आप में बड़ा ही अलग सा होता है। तो कुछ एक वाद्य ऐसे थे जिन्हें मिला जुला करके एक खूबसूरत सी रिदम और पंजाब की जो एक खासियत होती है, जो संस्कृति होती है, उसको इन्होंने आगे बढ़ाने का अपनी गायकी के जरिए काम किया। उन्होंने किया, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि जो उन्होंने अपनी बेटियों को तैयार किया, ग्लोरी और लाचा जो है, तो वो दोनों भी बहुत अच्छा गा रही हैं। तो जाहिर है कि उन्होंने जो कहते हैं अपनी विरासत दे कर गई हैं, जो और आगे बढ़ेगी, इसी तरह से परचम लहराएगा उनका। हाँ, क्योंकि लोकगीतों का तो अपना अलग ही मजा होता है। जी, और अब सुन लेते हैं एक और गीत। मेरी मोहब्बत पाक मोहब्बत और जहाँ की खाक मोहब्बत, कहीं तुम्हें प्यार न हो जाए, बच बच के चलना हुजूर, कहीं तुम्हें प्यार न हो जाए, ओ बच बच के चलना हुजूर। मेरी मोहब्बत पाक मोहब्बत और जहाँ की खाक मोहब्बत, कहीं तुम्हें प्यार न हो जाए, ओ बच बच के चलना हुजूर। पश्चिम उत्तर दक्षिण मेरे प्यार की सीमा,
मोहब्बत पाक मोहब्बत और जहाँ की खाक मोहब्बत कहीं तुम्हें प्यार न हो जाए तो बज बज के चलना हुजूर हाय कहीं तुम्हें प्यार न हो जाए तो बच बच के चलना हुजूर स्वर्ग से सुंदर मंजिल मैंने पाली तेरे प्यार में मर जाने की कसम है मैंने खा ली कसम है मैंने खा ली मेरी मोहब्बत पाक मोहब्बत और जहाँ की खाक मोहब्बत कहीं तुम्हें प्यार न हो जाए बच बच के चलना हुजूर बच बच के चलना हुजूर हाँ बच बच के चलना हुजूर तो बच बच के चलना हुजूर, ये तो भाई एक रोमांटिक सी बात है, लेकिन जिंदगी में बचना भी तो संगीता बहुत जरूरी है ना। जी, अब तो बरसात आ रही है और भी बचना पड़ेगा। अब तो बरसात आएगी धीरे धीरे और भी बचना हाँ, और बरसात आएगी तो पानी जमा हो जाएगा सड़क पर। हाँ। क्योंकि जो नालियां होती हैं वो चौक हो जाती हैं और नालियों पर वैसे तो पत्ते वगैरह जो होते हैं वो तो जो लग जाते हैं वो तो बह जाते हैं, लेकिन अगर प्लास्टिक कहीं से पहुंच गया तब तो कहीं से भी एक बूंदी पानी खिसकता नहीं आगे। और ये जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं या प्लास्टिक का कोई भी टुकड़ा है तो हम ही तो फेंकते हैं ना सड़क पर। हाँ बिल्कुल। तो ऐसा हमारे साथी बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखा है। इन्होंने लिखा है कि बहुत ज़रूरी कदम है, उठाना चाहिए, सतर्कता रखनी चाहिए, जागरूकता बहुत ज़रूरी है। प्लास्टिक के बैग्स को संभाल कर रखें, इन्हें कई बार इस्तेमाल में लाएं, सामान खरीदने जाने पर अपने साथ कैरी बैग कपड़े या कागज़ के बने लेकर जाएं और ऐसे प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचें जिसे एक बार करने के बाद फेंकना होता है, जैसे प्लास्टिक के पतले ग्लास, तरल पदार्थ, पीने के स्ट्रॉ, इस तरीके का जो अन्य सामान होता है। जी। हाँ। एक और श्रोता ने लिखा है कि कई शोधों से ये बात पता चलती है, सामने आई है कि प्लास्टिक के बने पात्र को हम जितना सुलभ और आसानी से इस्तेमाल में लाते हैं वो हर किसी के लिए हानिकारक है। प्लास्टिक से सिर्फ इंसान को ही नहीं बल्कि पेड़ पौधे, जमीन, मिट्टी, जल और वायु सबको नुकसान हो रहा है, लेकिन सब जानते हुए भी हम इनका इस्तेमाल रोकने की जगह बढ़ा रहे हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम प्लास्टिक की चीजों का कम से कम उपयोग करें जिससे हम खुद को और पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें, क्योंकि इस्तेमाल करने के बाद तो फिर वो पर्यावरण में ही चला जाता है, कहीं ना कहीं तो हम उसे फेंकते ही हैं, डस्टबिन में फेंकते हैं, फिर वो कूड़े में चला जाता है, तो अपने आप में तो ये खतरनाक ही है। तो यही सब बातें हमारे और भी साथियों ने लिखी है। आगे बढ़ाते हुए लिखते हैं कि बाकी यही बात लिखने के बाद लिखते हैं प्लास्टिक के सामान के उपयोग से 90% कैंसर की संभावना होती है, वैज्ञानिकों द्वारा प्रमाणित किया जा चुका है। हम प्लास्टिक की चीजों का कम से कम प्रयोग करें, तभी हम खुद को और पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे। और ये भी लिख रहे हैं कि छोटी पॉलिथीन थैलियों में लोग गर्म चाय ले जाते हैं। हाँ। और विशेषज्ञ कहते हैं कि तरीका बेहद नुकसानदेह है, तुरंत तो कुछ पता नहीं चलता, लेकिन लंबे समय तक इस्तेमाल करने से कैंसर का कारण बन सकता है। तो इनका जो रिएक्शन है वो खराब है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। हाँ, गर्म होकर के प्लास्टिक पिघल जाता है और फिर वो चाय के साथ मिल जाता है या किसी भी खाने की चीजों के साथ मिल जाता है। और अब ले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, क्योंकि समय हो चुका है। हाँ।
ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं हम्म, इस बात के साथ कि प्लास्टिक का जो है प्रयोग हमें नहीं करना है। अब समय बहुत हो चुका है, तो हमें संकल्प नहीं लेना है, बल्कि कहना चाहिए कि उसको क्रियान्वयन रूप में परिवर्तित करना चाहिए, यानी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बातें करते करते बस तो यही होता है सब, जैसे हमारे साथी ने लिखा है, जल को प्रदूषित करता है, प्लास्टिक से उत्पन्न कचरा पानी के स्रोतों जैसे कि नदी, समुद्र, महासागरों में मिल जाता है और इन्हें बुरे तरीके से प्रभावित करता है, भूमि को प्रदूषित करता है, समुद्री जीवन के लिए खतरा है, पशुओं के लिए हानिकारक है जी। ना? और एक श्रोता ने और लिखा है कि प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के लिए कुछ हद तक हम सभी जिम्मेदार हैं। हम ही ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। कहीं भी जाओ बस प्लास्टिक बैग, बिना सोचे समझे लोग तो जानवरों को उसमें खाना भी दे देते हैं। कितने जानवर इन तकलीफों से गुजरते हैं। आए दिन सुनने को मिलता है कि वैज्ञानिक स्वयं कह रहे हैं कि हम सबको मिलकर इसके इस्तेमाल को कम करने के लिए प्रयास करने होंगे। हमेशा सरकार और प्रशासन को दोष देना उचित नहीं। हमारे यहाँ एक महिला है जो जगह जगह जाकर कपड़ों की थैलियों का वितरण कर रही हैं। लगभग 10 साल से ये कार्य कर रही हैं। उनको सम्मानित भी किया जा चुका है। तो ये एक तरह से अपनी तरफ से कि हम क्या कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा प्रयास है संगीता। हाँ। सोचते हम सब हैं लेकिन नहीं कर पाते। वैसे हमारी एक बहन ने लिखा है कि एक चादर जल गई थी, मैंने उससे बड़ी छोटी 5 थैली मतलब बना ली, झोला बना लिया और बनवा लिया। सब्जी लाने के लिए, गेहूं पिसवाने के लिए जब सुबह वॉक पर निकलती हूँ छोटी थैली को लेकर जाती हूँ। धनिया की पत्ती, पुदीने के पत्ते, नींबू, हरी मिर्च, सब्जियां, फल और सब उसमें ले आते हैं। तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन भाई इसका मतलब ये नहीं है कि आप चादर के जलने का इंतजार करें। जो भी पुराना कपड़ा बहुत सारा रहता है, जरा इधर उधर नजर दौड़ाइए। टी शर्ट वगैरह रहती है, बच्चों के टॉप रहते हैं, उनको तो बड़ी आसानी से आप बस नीचे का सिल लीजिए और जो बाहें होती हैं उनको कंधे में डालने वाला वो हैंडल बना लीजिए और झोला तैयार हो जाता है। तो झोला तैयार कीजिए बस। हाँ, जो मजबूत कपड़े होते हैं उनको रख सकते हैं। कपड़े तो आज से जो सिंथेटिक वाले आते हैं ना संगीता, मजबूत ही रहते हैं। और ऐसा नहीं है, कपड़े बहुत निकलते हैं, तो आप थोड़े कमजोर बना लीजिए, 2-4 बार में फेंक दीजिए, फिर दूसरा लीजिए। और बारिश आ रही तो हल्के वाले बना लीजिए। बिल्कुल। तो इस तरह से बनाइए, क्योंकि बहुत सारी तकलीफों की बात हो रही है। वैसे हमारे एक साथी ने लिखा, देहातों में जैसे शादी विवाह में अभी भी प्लास्टिक के सामग्रियों का उपयोग में नहीं लाते। सभी व्यंजनों को पत्तल में ही रखा जाता है और पत्तल पर ही खाया जाता है और मिट्टी के बने बर्तन में पानी पिया जाता है। वैसे ये तो बात बहुत अच्छी है। लेकिन कहते लोग पहले इसी तरह से होता था और देखिए सेहत भी से कम प्रभावित होती थी, पर आजकल सेहत बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम मजबूर हो जाते हैं कि भाई ऐसा सब कर रहे हैं तो चलो हम भी क्यों ना करें। नहीं, ये मजबूरी नहीं है, ये तो गलत बात है संगीता। इसमें कोई भी माफी की गुंजाइश नहीं है। जी बिल्कुल। बहाने नहीं चलने चाहिए, करने भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब इसको मिलकर कम कर सकते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। सूखा कचरा, गीला कचरा अलग अलग डालना चाहिए, डालते ही हैं, जिसमें कभी भी गलती से पॉलीथीन न चली जाए। और माइक्रोवेव में भी कांच के बर्तन ही इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक के बर्तन में खाना गर्म नहीं करना चाहिए। ये हमारी बात, ये जो हमने अभी बात की हमारे साथी ने लिखकर भेजी है, तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस पर हमें ध्यान रखना चाहिए। हुस्न रहे मेरा इश्क रहे, तो ये सुबह हो ये शाम रहे न रहे, चले प्यार का नाम ज़माने में, किसी और का नाम रहे न रहे। तेरा हुस्न रहे मेरा इश्क रहे, तो ये सुबह हो ये शाम रहे न रहे। मेरी प्यास का कोई हिसाब नहीं, तेरी मस्त नजर का जवाब नहीं। मेरी प्यास का कोई हिसाब नहीं, तेरी मस्त नजर का जवाब नहीं। इसी मस्त नजर से पिलाए जा, इसी मस्त नजर से पिलाए जा, मेरे सामने जाम रहे न रहे। तेरा हुस्न
रहे मेरा इश्क रहे, तो ये सुबह हो ये शाम रहे न रहे। बहकने लगा हूँ संभाल जरा, मेरे पास ही रह कहीं दूर न जा। मैं बहकने लगा हूँ संभाल जरा, मेरे पास ही रह कहीं दूर न जा। कोई ठीक नहीं के बहारों का यहाँ और क़याम रहे न रहे, तेरा हुस्न रहे मेरा इश्क रहे, तो ये सुबह हो ये शाम रहे न रहे। चले प्यार का नाम ज़माने में, किसी और का नाम रहे न रहे, तेरा हुस्न रहे मेरा इश्क रहे, तो ये सुबह हो ये शाम रहे न रहे। सुबह शाम रहे, खूबसूरती रहे, प्रकृति रहे, सब कुछ अच्छा रहे। बिल्कुल सही बात है। वैसे लेकिन हमारे अगर प्लास्टिक कम रहे तो अच्छा न रहे, बल्कि बिल्कुल न रहे ये संकल्प करना होगा, तब इसकी जो कहना चाहिए संख्या बहुत कम होगी। हमारे सभी साथी जो हैं बहुत अच्छे अच्छे अपने लिख कर भेज रहे हैं विचार, और ये भी लिख रहे हैं कि कचरे में काफ़ी वृद्धि हुई है, जिससे प्लास्टिक प्रदूषण जैसी भीषण समस्या उत्पन्न हो गई है। और लिख रहे हैं, सभी लिख रहे हैं कि गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए इसके समाधान के लिए प्रयास शुरू करने होंगे नहीं भाई, शुरू कर दीजिए। और जैसे कि हमारी साथी ने लिखा है, कपड़े की थैलियाँ बड़ी छोटी बना लीजिए। और एक ने जैसे बताया है कि कहीं पर एक बहन जो है वो कई सालों से बांट रही हैं थैलियाँ, तो क्या कुछ हम ऐसा नहीं कर सकते? इसके बारे में अवश्य विचार करें, और जहाँ भी जाएं तो जहाँ तक संभव हो अपने घर से कपड़े की थैली लेकर जाएं और वहाँ पर थैली न लें। एक लालच में भी हम ले लेते हैं कि अच्छा सब सब्जियां अलग अलग रहेंगी तो लाओ लाओ थैली में दे दो, अलग अलग हम अपने कपड़े के थैले में डाल लें। हाँ। तो ऐसा नहीं है, आप उन्हें हाथ जोड़कर वापस कर दें। और प्राकृतिक चीजों के भी जैसे बैग वगैरह बनते हैं, जैसे जूट वगैरह के भी आते हैं, तो उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, जूट के आते हैं। और बर्तन के मामले में जैसे इन्होंने बताया कि अगर सार्वजनिक स्थान पर खाना खाना है तो स्टील आदि के बर्तन का प्रयोग कर लें, उनको किराए पर मंगवा लें, और इस तरीके के प्लास्टिक आदि की जो चम्मच ग्लास और ये सब है उनका प्रयोग न करें, है ना। और बेंत भी पानी में खराब नहीं होती, तो बेंत की भी छोटी छोटी टोकरियां आती हैं, उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। टोकरी में कैसे खाना खाएंगे? नहीं, खाना नहीं है, मतलब जैसे कुछ सामान वगैरह लाना है तो जो गहरी वाली होती हैं उनमें ढक्कन भी होते हैं। अच्छा जी, तो वो वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बारिश में वो खराब भी नहीं होगी। भीगेगी तो और मजबूत हो जाएगी, तो उसको भिगा लें पहले ही, ठीक है। लेकिन हाँ, ये जो है उनका निस्तारण बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में हमें सोचना होगा। तो बात इतनी गंभीर हो जाती है कि कभी कभी लगता है कि हम इस पर गौर क्यों नहीं कर रहे हैं, सब लोग इसके बारे में संवेदनशील क्यों नहीं हो रहे हैं। मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करें, अगर जैसे करना ही है, थोड़ा सा पैसा खर्च कर लें। व्यंजन में से अगर आप 5 व्यंजन बनवा रहे हैं तो एक कम कर दीजिए, लेकिन जो ये प्लास्टिक आदि के जो प्लेट आदि हैं, जब हम कोई समूह करते हैं, कोई उत्सव करते हैं, कोई जन्मदिन मनाते हैं, कोई भी समारोह करते हैं, तो उनमें इस बात का जरूर ख्याल रखें कि इन चीज़ों का हम प्रयोग न करें, है कि नहीं। और जब भी बाजार वगैरह जाते हैं तो अगर हमें प्लास्टिक दी भी जा रही है सब्जी वगैरह के साथ में या किसी सामान के साथ में, तो हम भी मना कर सकते हैं कि भाई नहीं, ये नहीं चाहिए। अरे तो मना तब करेंगे ना जब हम कपड़े की थैली लेकर जाएंगे। हाँ, तो ये अपने से ही देखना पड़ेगा कि भाई किसी न किसी अब हमने 5 कपड़ा खरीद लिया तो 2 इस कंधे पर, 2 उस कंधे पर, और एक ही साथ में ऐसे तो नहीं लेकर आएंगे ना। बिल्कुल, तैयारी से निकलें, बिल्कुल थैला रखें कपड़े का, और फिर उसे ही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक के बैग्स देखिए, जब हम फेंकते हैं पानी वगैरह में, तो किस तरह से वो पानी जो है या समंदर जो है या नदियां जो है वो हमें दे देती हैं वापस, है ना, कि आपने फेंका है तो भाई आप लीजिए, आप ही इसकी सफाई करिए। ये बात तो है। हाँ, तो फेंकने से पहले भी ये सोचना चाहिए। और मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति होती है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है, क्योंकि प्लास्टिक को कई बार जब कोशिश करा जाता है कि भाई इसे किसी न किसी तरह से देखिए जला के खत्म कर दिया जाए, तो फिर देखिए
से जो गैसेस निकलती हैं वो भी बड़ी हानिकारक होती हैं, तो वो जी। पर्यावरण में मिलती हैं। जो नैसर्गिक चीजें हैं उन्हें तो प्रभावित करती हैं, साथ ही साथ जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है उसको भी खराब करती हैं। खराब करती हैं, हमारा स्वास्थ्य बिगाड़ती हैं। और जैसे इन्होंने चाय की बात की, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर जो हम बाजार से सब्जी आदि भी लाते हैं तो प्लास्टिक के डिब्बे में दिए जाते हैं। तो अगर आप जा रहे हैं तो अपनी तैयारी से जाएं, कुछ धातु के बर्तन लेकर जाएं, अपने बर्तन लेकर जाएं और इन सब चीजों का ख्याल रखें। जी। भाई बहुत समझदार है हमारे श्रोता और सभी हमारे साथी, तो हमें उम्मीद है कि समझ गए होंगे, है कि नहीं? हाँ, हाँ। पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया, हाय कुर्बान जाऊं। पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया, हाय कुर्बान जाऊं। तुम संग जीवन ऐसे कटेगा जैसे धूप संग छाया, हाय कुर्बान जाऊं। सांवली हसीना दिल मेरा तूने छीना, मदहोश मंजिलों पर तूने सिखाया जीना। ऐ सांवली हसीना दिल मेरा तूने छीना, मदहोश मंजिलों पर तूने सिखाया जीना। एक झलक से मेरा मुकद्दर तूने आज चमकाया, हाय कुर्बान जाऊं। पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया, हाय कुर्बान जाऊं। झूम के चलो तुम हो जाने जिंदगानी, पत्थर का भी कलेजा हो जाए पानी पानी। गर झूम के चलो तुम हो जाने जिंदगानी, पत्थर का भी कलेजा हो जाए पानी पानी। गोरे बदन पर काला आंचल और रंग ले आया, हाय कुर्बान जाऊं। पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया, हाय कुर्बान जाऊं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है रेणु जी क्या? कि कई शोध से ये बात सामने आई है कि प्लास्टिक के बने पात्र को हम जितना सुलभ और आसानी से इस्तेमाल में लाते हैं वह हर किसी के लिए हानिकारक है। प्लास्टिक सिर्फ इंसान को ही नहीं बल्कि पेड़ पौधे, जमीन, मिट्टी, जल सभी को प्रभावित करता है। और बच्चों के खिलौने के बारे में लिखा है इन्होंने कि जिन रंगों का उपयोग होता है यानी कि खिलौनों में, वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। प्लास्टिक के बने खिलौनों में रासायनिक रंगों का उपयोग किया जाता है। इन प्लास्टिक से बने खिलौनों में शीशा यानी सीसा भी जिसे हम बोलते हैं और आर्सेनिक का उपयोग होता है जो विषैले होते हैं। और इनसे बने खिलौनों को छोटे छोटे बच्चे मुंह में लेकर खेलते हैं
तो इन प्लास्टिक और उनके इस्तेमाल से होने वाले रंग इसके अंदर जो होते हैं उनसे बड़े बड़े जो खतरे हैं सेहत से मिलते जुलते, यानी इन्होंने कैंसर तक की बात करी है कि होने का खतरा होता है। बिल्कुल सही बात है। हाँ। तो बात वही होती है कि हमें सतर्क रहना है, चाहे भी जिस तरीके का प्लास्टिक है उसे ना कहें और पुराने अपनी पद्धति पर लौट आए। जब प्लास्टिक की थैली आदि नहीं आती थी तो हम कैसे काम करते थे, एक बार फिर से याद करें। रसोई में तो पूरी तरह से बिल्कुल प्लास्टिक ही प्लास्टिक हो जाता हाँ है। जी, तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। अब रसोई की बात आई है तो व्यंजन विधि पे चलते हैं और आज बताते हैं कुछ आम का जैसे मीठा अचार पड़ता है वो है, और बच्चों को अगर फल खिलाना हो तो किस तरह से खिलाया जा सकता है संगीता, वो भी बता देंगे, है ना। अलग अलग तरह की जो लॉलीज होती हैं वो उन्हें बना करके आइसक्रीम की तरह हम दे सकते हैं, क्योंकि वो तो बड़ा ठंडा ठंडा बड़ा पसंद करते हैं। तो लॉलीज अगर आप कुछ अच्छे अच्छे से फ्रूट्स रखे हैं, फल रखे हैं, तो उन्हें आप बना सकते हैं। जैसे अच्छा, अगर थोड़ा फल नहीं रखें तो ले आए फिर बनाएं। हाँ, बस कपड़े की थैली लें और बाजार जाएं और लेकर आए। ऐसा थोड़ी है कि बच्चों से कह देंगे भैया आज फल नहीं है तो हम नहीं खिलाएंगे लॉली। हाँ, तो अगर हरे वाले अंगूर की बनानी है जी, तो वो उस रंग की बनेगी, यानी आइसक्रीम स्टिक। तो सच में? हाँ, उस बनाए कैसे ये तो बताओ ना। तो हरे रंग की तो हरे रंग की बनेगी। हाँ, तो जो काले वाले अंगूर आते हैं उनकी काली वाली हरे रंग की नहीं बनेगी। नहीं, सोच लो फिर। बनेगी। चलो ठीक है, फिर उसकी काले रंग की बनेगी। जी, यानी कहने का मतलब है कि अलग अलग बनेगी। स्ट्रॉबेरी वाली बिल्कुल अलग बनेगी, अच्छी अच्छी सी ऑरेंज स्वाद भी अलग रहेगा। जी, संतरे वाली बिल्कुल अलग बनेगी। तो इस तरह से अलग अलग फल को लेकर के अगर आप उनको पीस लें, अंगूर को खासकर मिक्सी में थोड़ा सा ग्राइंड कर लें, और चूंकि वो ऑलरेडी मीठा होता है तो उसमें थोड़ा सा शहद डालें, मिला करके शहद, हाँ, थोड़ा सा शहद अच्छी तरह से मिला लें और फिर उसको डाल दें। तो फिर उसको जो सांचा है आपके पास या मोल्ड है उसमें डाल दें, और नहीं तो अगर आपके पास छोटे ग्लास हैं तो उनमें उसको डाल करके उसके बाद ऊपर से उसको किसी भी चीज से कवर कर दें और बीच में एक स्टिक रख दें। उसके बाद आप उसे जमा दें। इसी तरह से स्ट्रॉबेरी में थोड़ा सा शहद ज्यादा हाँ, लेकिन एक बात यहाँ पर बता दें अपने साथियों को, जो ढकने की बात आ रही है उसमें अगर आप जैसे कि प्लास्टिक के किसी ढक्कन से ढकेंगे तो संभव नहीं है कि आप स्टिक लगाएं। तब अगर वैसा ढक्कन है जो फेंकने वाला है तो उसमें आप छेद बीच में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ढकना, मतलब ढकना क्या है, आपको ढकना ही चाहिए। इसके लिए सिल्वर फॉयल जो आते हैं उनसे आप ढके और उसमें बीच में छेद करके स्टिक डाल दें, यानी डंडी डाल दें, ताकि उसको बच्चे जो है बाजार की जैसे कैंडी होती है वैसे खा सकें उसको, है ना। स्टिक वाली जो आइसक्रीम होती है वैसा, या नहीं तो स्टिक भी बाजार में लकड़ी की मिलती है, आप उसको भी ढका सकते हैं, है ना। हाँ, बिल्कुल। तो इस तरह से अलग अलग बना। और जब इसको ढकेंगे तो उसमें बर्फ नहीं जमेगी ऊपर से, जो कि स्वाद नहीं लगती है, स्वाद कम कर देती है। तो इसको ढकना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये तो हो गया हरे अंगूर का। हाँ, अब जिससे कि उसका फ्लेवर जो है बिल्कुल उसी में पैक्ड रहे। बिल्कुल। और अलग अलग तरह से अब जो भी फ्रूट्स आपको पसंद है, जो बच्चे खाते हैं, वो उन्हें बना लें आप इस तरह से, तो अच्छी सी बनेगी और रंग बिरंगी कलरफुल बनेगी। तो अलग अलग सी रहेगी तो वो भी अच्छी लगेगी। तो और किसका बनाएं, कैसे बनाएं ये बताओ। अब बस अब संतरे का बना लें। अच्छा। संतरे के जूस को निकाल लें इसी तरह से, और फिर उसमें थोड़ी सी शहद मिला दें और फिर उसको भी इसी तरह से जमा लें मोल्ड में या सांचे में। हाँ, और कुछ नहीं डालना है। और शहद डाल सकते हैं और उसमें थोड़ा सा अगर नमक डाल लें या थोड़ा सा नमक डाल लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कुछ लोग जो अलग अलग तरह के फ्लेवर्स भी इस्तेमाल करते हैं, उनको अगर वो अच्छा लगता है तो वो जैसे जलजीरा वगैरह का फ्लेवर होता है, तो वो अगर डालना चाहते हैं, काला खट्टा भी होता है, काला खट्टा भी होता है, तो अगर वो आप डालना चाहते हैं तो वो आप डाल सकते हैं। और काला खट्टा जो आजकल कहा जाता है, वो बचपन में हम लोग रिमझिम नाम से आइसक्रीम आती थी, वो बड़ी मजेदार होती थी, बर्फ वाली। हाँ, और उसको जब खूब हम लोग खास तौर से जीभ पर और उसको होठ पर रगड़ रगड़ कर खाते थे, ताकि उसको खाने के बाद जो स्ट्रॉबेरी वाली है वो उससे गुलाबी हो जाए होठ, और ऑरेंज खाएं तो फिर ऑरेंज हो जाए, और अगर कहीं रिमझिम खा लिया तो बिल्कुल काला काला क्या बल्कि जामुन वाला रंग हो जाता था। बड़ा अच्छा लगता था, तो उसका बड़ा अपना मजा था। लेकिन आजकल जैसे कि मीठा अचार डालने की बात आती है तो कई तरह से पड़ता है संगीता। हाँ। तो आम जो है कच्चा आजकल आ रहा है अभी भी, जिसमें जाली पड़ जाती है, अंदर जो गुठली है उसका जो कवर है वो कड़ा हो जाए, उसको कहते हैं जाली। तो वैसा वाला जब आम ले आए और उसको अच्छे से पहले भिगो दें कम से कम 4 घंटे तक, और फिर उसके बाद उसको पोंछ के छील के फिर कद्दूकस कर लें, या बाजार से कद्दूकस करवा सकते हैं। तो इसमें 2-3 तरह से बनता है। एक अगर आपको बनाना है जो बिल्कुल मिठाई के तौर पे खाना है, तो उसको शक्कर डाल के बनाएंगे। और अगर 1 किलो जैसे आम है तो उसको पहले जो कद्दूकस करके आया है उसमें से पहले तो दबा दबा कर उसका जो पानी है वो निकाल दें। उसके बाद कम से कम 2 बार पानी से धो दें उसको, उस कच्चे आम को।
हाँ, जैसे चावल धोते हैं ना, वैसे एक भगोने में पानी डाल दें, उसमें वो कद्दूकस किया हुआ आम डाल दें और उसको निकाल लें, और फिर दोबारा फिर सादे पानी में डाल दें, उस पानी को फेंक दें, फिर दूसरा पानी में डाल के निकाल लें, तो लगभग उसकी खटास कम हो जाए, बहुत कम हो जाएगी। फिर उसमें जितना, अगर 1 किलो हमने लिया है आम, तो 1 किलो शक्कर डालकर अगर आप चाहें तो गैस पर मतलब आंच पर उसको पका लें किसी मोटी तली वाले बर्तन में। नहीं तो अगर आपके यहाँ अच्छे से धूप आती है तो किसी भगोने में या मर्तबान में या किसी भी शीशी आदि में रख कर और मुंह को कपड़े से बांध कर धूप में रख दें, तो 8-10 दिन में लगभग पक जाएगा। अगर आपके पास सोलर कुकर है तो सोलर कुकर में भी इसे पका सकती हैं। हमने तो सोलर कुकर में बनाया है और बहुत अच्छा बनेगा। जब पक जाएगा तब उसमें आप छोटी इलायची पीस कर डाल सकती हैं। तो इसको जैसे कि आप गर्मी में आए बाहर से पानी पीना है तो एक लड्डू जैसा बनाया और खा लिया 2 चम्मच, और उसका पानी पी लीजिए, तो ये बिल्कुल मिठाई जैसा हो जाता है ना। हाँ, चीनी की जगह गुड़ भी डाल सकते हैं। हाँ, अगर चीनी की जगह गुड़ डालना है तो वैसा भी बनता है, लेकिन इसके संग 2 इसमें और भी वैरायटी है। इसमें गुड़ वाले में सादा गुड़ वाला भी बना सकते हैं, और गुड़ वाले में अगर आप चाहें तो नमक, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर अच्छे से खटमिठा हो जाए। हाँ, खटमिठा बिल्कुल अचार जैसा होगा। और उसमें फिर सौंफ भून के, थोड़ी सी दरबरी पीस के, सौंफ, मंगरेला तो बिना भुने, और मेथी भी ऐसे भून के थोड़ी दरबरी पीस के, तो लगभग अगर 1 किलो में डालना है तो 4-5 चम्मच चाय का आप सौंफ डालेंगे, और 1-2 चम्मच मेथी और 1 चम्मच मंगरेला, और लाल मिर्च तो भाई अपनी अपनी स्वाद के हिसाब से, हाँ, है ना। अगर हमने बता दिया 4 चम्मच और आप कम खाते हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो इस तरह से ये बनाकर उसमें सब रख दें, पका दें। और ये मसाले वाले जो होते हैं या शक्कर वाला भी है, उसमें आप काजू भी तलकर डाल सकती हैं जिस समय पक रहा होता है, तो उसका भी स्वाद बीच बीच में आता है, टुकड़े जो होते हैं उसके, तो बहुत अच्छा लगता है जी। और फिर अजवाइन नमक वाली पूड़ी अच्छी सी जो खसखस बनी हुई होती है, पराठे उनके साथ खाएंगे तो बड़ा मजा आता है। ये तो हो गई बात, लेकिन अगर आप 50-60 साल के हो रहे हैं तो गरम गरम रोटी के साथ भी खा सकते हैं। रोटी में देशी घी लगाकर भी आप ये जो गुड़ वाला आम का अचार है ना, वो आप खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो 50-60 साल वालों को तो आपने डरा दिया। बिल्कुल नहीं, डराया नहीं है, उसका स्वाद अलग है, बिल्कुल डरने की बात ही नहीं है। देखो क्या है ना कि गेहूं का अपना एक स्वाद होता है, उसकी खुशबू होती है। कभी आप रोटी जब बन रही हो, पूड़ी का ठीक है अपना स्वाद है, उसमें घी की खुशबू आती है, तेल की खुशबू आती है, उसकी सुंधाहट अलग होती है। लेकिन रोटी जब पक रही होती है, कभी आप उस गेहूं की खुशबू का आनंद लीजिए, उसकी मिठास को महसूस कीजिए जब आप रोटी खाते हैं, है ना। सादी रोटी, उसमें बिना नमक डाले आप कभी उसको खाकर देखिए और उसकी मिठास का आनंद लीजिए जी, तो मजा आएगा। फिलहाल हम गीत का आनंद लेते हैं, है ना। हाँ। मुख जैसे दर्पण, काली लट जैसे नागन, ओ रब्बा खैर, ओ रब्बा खैर, ओ रब्बा खैर, खैर खैर, ओ रब्बा खैर। मुख जैसे दर्पण,
दर्पण, काली लट जैसे नागन। ओ रब्बा खैर, ओ रब्बा खैर, ओ रब्बा खैर, खैर खैर, ओ रब्बा खैर। फूल सी निखरी तेरी जवानी, फूल सी निखरी तेरी जवानी, शोला बन गया ठंडा पानी, शोला बन गया ठंडा पानी। चांद से उतरी चंद्र किरण, कौन बुझाए मन की तपन। ओ रब्बा खैर, ओ रब्बा खैर, ओ रब्बा खैर, खैर खैर, ओ रब्बा खैर। तन में अग्नि मंद चुभन, कांप उठा मेरा भीगा बदन। ओ रब्बा खैर, ओ रब्बा खैर, ओ रब्बा खैर, खैर खैर, ओ रब्बा खैर। भाई गाना तो बहुत मजेदार है, लेकिन जो हम लोगों ने व्यंजन बताया उसमें हमारे एक साथी ने बहुत अच्छा लिखा है। हाँ। चीनी वाली पकाकर थाली में फैला दें और पंखे की हवा में या धूप में सुखा लें। एक दिन सूखने के बाद ही बड़े अच्छी तरह से बर्फी जैसी बन जाएगी और उसको काट लें बर्फी की तरह और फिर खाएं। तो बड़ी अच्छी सी ये बात है, और फिर उसको रख दें तब अच्छा लगेगा मेहमानों के सामने। भाई हमने तो ऐसे ही घरेलू तरीके से बता दिया कि कटोरी में लें और चम्मच से खाएं, लेकिन हाँ सही है कि बर्फी बना लें उसको। हाँ, और अच्छी तरह से जम जाएगी, फिर उसके छल्ले भी लच्छे भी अलग हो जाते हैं। हाँ, तो और भाई इस सुंदर तरह लगती से है। आप खूब अच्छी अच्छी चीजें खाएं, और खासतौर से मौसम की चीज जब खाते हैं तो हमारी सेहत भी अच्छी रहती है। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आपकी सेहत अच्छी रहे, आप खुश रहें और इसी तरह से कार्यक्रम सुनते रहें। जी, और सभी को संगीता श्रीवास्तव और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। नमस्कार। सखी सहेली